लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। राजनीति विज्ञान के सवालों को हल कैसे करें, इस श्रृंखला में टॉप 10 सवालों का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। पिछले 3 क्लासेस से लगातार इसका अध्ययन करके जिससे सटीक विश्लेषण के माध्यम से इस बात को देख रहे हैं कि जो आपने ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास में अटेंड किया है, क्लास को पूरा अध्ययन किया है, उसके आधार पर आप सवालों को किस प्रकार से हल करेंगे, इसी संदर्भ में यह श्रृंखला प्रारंभ किया गया है। तो आइए आज फिर से उसी क्रम में हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं कि प्लेटो के द्वारा अपने शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन किन 2 महत्वपूर्ण आधारों पर किया गया। सबसे पहला है आयु एवं वर्ग के आधार पर। आयु एवं वर्ग के आधार पर। दूसरा इसमें सवाल है के संख्या एवं उद्देश्य के आधार पर। संख्या एवं उद्देश्य के आधार पर। तीसरा इसमें प्रश्न है कि समानता एवं असमानता के आधार पर। और चौथा इसमें सवाल दिया गया कि उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको यह सवाल दिया गया। आपको बात मालूम है कि प्लेटो के द्वारा आपने जिन राजनीतिक दर्शन का प्रतिपादन किया गया था, उस दर्शन के अंतर्गत सर्वाधिक महत्व दिया था न्याय के सिद्धांत को। और न्याय का सिद्धांत यह कर्तव्य मूलक अवधारणा है, और इस कर्तव्य मूलक अवधारणा को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 साधनों का इनके द्वारा प्रयोग किया गया। एक सकारात्मक साधन जिसको शिक्षा का सिद्धांत कहते हैं, और दूसरा है नकारात्मक साधन जिसको साम्यवाद का सिद्धांत कहते हैं। प्लेटो के द्वारा उसी आधार पर सकारात्मक साधन के रूप में शिक्षा सिद्धांत का वर्णन किया गया अपनी पुस्तक रिपब्लिक में। इतना अधिक शिक्षा का वर्णन, शिक्षा की व्याख्या इतना अधिक किया गया कि रूसो ने उसकी पुस्तक रिपब्लिक के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का नहीं बल्कि शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। लेकिन यह सवाल आपको पूछा गया कि प्लेटो के द्वारा अपने शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन किन 2 आधारों पर किया गया है। आयु एवं वर्ग के आधार पर। दूसरा संख्या एवं उद्देश्य के आधार पर। तीसरा समानता एवं असमानता के आधार पर। और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या लगाएंगे? इसका सही उत्तर है आयु एवं वर्ग के आधार पर। प्लेटो के द्वारा अपने शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन 2 महत्वपूर्ण आधारों पर किया गया। नंबर 1 में आता है आयु और दूसरा आता है वर्ग। इसलिए आपको यह 2 बात परीक्षा में सवाल को हल करने के लिए याद किए रहना है, क्योंकि इस पर आधारित सवाल आपके एग्जाम में अवश्य आता है। आपको अगला सवाल इस पर पूछा जाएगा। आज इसमें प्रश्न संख्या 2 की बात आती है। प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत आपको सवाल यह आया कि प्लेटो के द्वारा अपने साम्यवाद के प्रतिपादन में किन तर्कों को आधार बनाया गया।
किन तर्कों को आधार बनाया गया था। आपको यह सवाल आएगा कि किन तर्कों को आधार बनाया गया। पहला था दार्शनिक तर्क, दूसरा था राजनीतिक तर्क और तीसरा था आर्थिक आधार। और लास्ट में था उपरोक्त सभी। आपको क्या बताना है कि प्लेटो के द्वारा साम्यवाद का जो प्रतिपादन किया गया वह साम्यवाद एक तो काल्पनिक है और दूसरा यह साम्यवाद काल्पनिक है और दूसरा यह साम्यवाद दोहरा है। यह दो मामलों में आधुनिक साम्यवाद से अलग है। कार्ल मार्क्स का साम्यवाद जहाँ पर ये कह रहा है केवल संपत्ति के साम्यवाद की बात कार्ल मार्क्स ने किया, वहीं पर प्लेटो के द्वारा संपत्ति के साथ साथ परिवार के साम्यवाद की भी बात कही गई। और दूसरा प्लेटो का साम्यवाद काल्पनिक साम्यवाद की श्रेणी में आता है, जबकि कार्ल मार्क्स का साम्यवाद एक वैज्ञानिक और यथार्थवादी साम्यवाद माना जाता है। प्लेटो से भी पूर्व अनेक लोगों ने साम्यवाद पर यूनान में अपने विचारों का प्रतिपादन किया था। वैसे एक सवाल आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मित्रों की संपत्ति पर सभी का अधिकार है, यह कथन किसका है? तो मित्रों की संपत्ति पर सभी का अधिकार है, यह कथन पाइथागोरस का है। और पाइथागोरस के साथ साथ स्त्री साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था यूरिपाइडिस ने। यूरिपाइडिस के द्वारा स्त्री साम्यवाद का प्रतिपादन किया गया। बट अब यहाँ पर सवाल यह है कि प्लेटो ने जब साम्यवाद को न्याय सिद्धांत को लागू करने के लिए एक नकारात्मक साधन के रूप में अपनाया और इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण कथन कहा गया कि दार्शनिक राजा को तथा सैनिक को परिवार और संपत्ति से दूर रहना चाहिए, कंचन और कामिनी से दूर रहना चाहिए। तो इन्होंने किन को आधार बनाया? पहला है दार्शनिक आधार, दूसरा है राजनीतिक आधार और तीसरा है आर्थिक आधार। दार्शनिक आधार यह आत्मिक आधार है, इसको आध्यात्मिक आधार भी कहा गया है। यह एक आध्यात्मिक आधार भी है। यह एक आध्यात्मिक आधार है, जबकि राजनीतिक आधार पर यहाँ पर दिखलाई पड़ता है जो सिद्धांत उसको कहा जाता है शक्ति पृथक्करण का विचार। आर्थिक आधार पर प्लेटो के द्वारा कहा गया कि लोभ एवं लालच व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यों से लोगों को सार्वजनिक कार्यों से अलग कर देता है। इसलिए आर्थिक आधार पर भी यह आवश्यक है कि अभिभावक वर्ग को कंचन और कामिनी से दूर रहना चाहिए। इसलिए तीनों ही आधार इसमें आते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। उपरोक्त सभी कथन इसमें सत्य हैं और सभी की बात इनके द्वारा कहा गया था। आपको सवाल यह है कि प्लेटो के द्वारा आपने शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्व दिया गया था गणित विषय को। यहाँ पर सवाल यह है कि प्लेटो ने आपने गणित विषय को अपनी किस शिक्षा योजना में
सम्मिलित किया था। इसमें आपको प्रश्न संख्या 3 में यह सवाल है कि प्लेटो ने गणित को किस शिक्षा योजना में शामिल किया था। किस शिक्षा योजना में शामिल किया था। हमको यह सवाल पूछा गया, इसका उत्तर है पहला प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा है माध्यमिक शिक्षा, तीसरा है उच्च शिक्षा और लास्ट में है गणित की बात इन्होंने अलग से किया था। आपको बात मालूम है कि प्लेटो के द्वारा अपनी पुस्तक रिपब्लिक के अंतर्गत अपनी शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा 2 भागों में विभाजित किया था। प्रारंभिक शिक्षा जहाँ पर 0 से लेकर के 20 वर्ष तक है, वहीं पर 20 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक उच्च शिक्षा का औपचारिक वर्णन इनके द्वारा किया गया। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि इनके द्वारा सर्वाधिक महत्व दिया गया जिस विषय को, उसका नाम गणित है। इसीलिए इनके द्वारा अपने अकेडमी के प्रवेश द्वार पर लिखा गया था कि ज्यामिति से अनभिज्ञ व्यक्ति मेरे एकेडमी में दाखिला न ले। बड़ी यहाँ सवाल आपको यह पूछा गया कि गणित विषय को प्लेटो के द्वारा आपने किस शिक्षा योजना में शामिल किया गया, प्रारंभिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में या उच्च शिक्षा में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उच्च शिक्षा के अंतर्गत इन्होंने इसको सम्मिलित किया था। आपको अगला सवाल पूछा गया, सवाल यह पूछा गया कि राज्य एक स्वाभाविक संगठन है और राज्य एक स्वाभाविक संगठन है, यह कथन किसका है। हमको उत्तर दिया गया, उत्तर है प्लेटो, अगला है अरस्तु, नंबर 3 पर हॉब्स और नंबर 4 पर हर्बर्ट स्पेंसर। आपको बताना है कि राज्य एक स्वाभाविक संगठन है, यह बात किसने किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर इसका है अरस्तु। स्वाभाविक इसलिए इनके द्वारा कहा गया क्योंकि अरस्तु के अनुसार परिवार और राज्य के मूल इकाई है और परिवार का निर्माण होता है पति पत्नी संतान एवं दास से, और ये कई परिवार मिलकर के ग्राम बनाते हैं और यही ग्राम आगे चलकर के बन जाता है नगर राज। इसीलिए इसके आधार पर अरस्तु के द्वारा राज्य को परिभाषित भी किया गया और राज्य को परिभाषित करते हुए उनके द्वारा कहा गया कि राज्य परिवारों एवं ग्रामों का एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। राज्य सद जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और अच्छे जीवन को बनाए रखने हेतु यह निरंतर जारी है। इस बात को भी इनके द्वारा कहा गया। अगला सवाल है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है और प्रश्न संख्या 5 में
आपसे सवाल है प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 में आपसे प्रश्न है कि नगर राज्य का या सिटी स्टेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था? इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया, पहला हमको सवाल आया तो आपको बतलाना है कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था प्लेटो ने, या इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था पाइथागोरस ने। आपको यह सवाल दिया गया कि इसका प्रयोग किया था मैकियावेली ने, या इसका प्रयोग किया था अरस्तु ने। आपको इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है अरस्तु। अरस्तु के द्वारा नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन राज्य शब्द का प्रयोग प्लेटो के द्वारा या अरस्तु के द्वारा या पाइथागोरस के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि इसका प्रयोग राज शब्द का प्रयोग इटली के विचारक मैकियावेली के द्वारा अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत किया गया, और मैकियावेली ने इसका प्रयोग राष्ट्रीय राज्य के अर्थ में किया है। इसलिए यहाँ पर अगर हमको सवाल आता है कि राज शब्द का प्रयोग किसने किया या आधुनिक अर्थ में राज शब्द का प्रयोग किसने किया, तो दोनों का ही उत्तर क्या होगा? दोनों का ही उत्तर होगा मैकियावेली के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। चलिए अगला सवाल हम लोगों को देखना है। अगले सवाल में आपको यह पूछा गया कि निर्धनता अपराध एवं क्रांति के जननी है। यह कथन किसका है? यह कथन मैकियावेली का है, या यह कथन अरस्तु का है, या यह कथन मार्सिलियो का है, या यह कथन जेम्स मिल का है। आपको इसमें क्या लगाना है कि यह कथन किसने कहा कि निर्धनता अपराध एवं क्रांति के जननी है। अगर यह सवाल आता है तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा देखिए, इसका सही उत्तर होगा अरस्तु के द्वारा अपनी क्रांति विषयक अवधारणा में इस बात को बतलाया गया था कि संविधान सरकार के स्वरूप में होने वाला कोई भी परिवर्तन एक क्रांति कहलाता है। और क्रांति के दो महत्वपूर्ण कारण हैं, एक सामान्य कारण और दूसरा विशिष्ट कारण। सामान्य कारण के अंतर्गत अपना यह कथन इनके द्वारा कहा गया, निर्धनता अपराध एवं क्रांति की जननी है। इसका अर्थ है कि अगर समाज में निर्धनता आती है, व्यक्ति की जीविका के समक्ष संकट उत्पन्न हो जाता है, तब समाज में क्रांति हो जाती है। अपनी क्रांति विषयक अवधारणा के अनेकानेक कारणों का वर्णन अरस्तु के द्वारा किया गया, और इस वर्णन में इन्होंने सहायता लिया था अपने द्वारा प्रतिपादित आगमनात्मक अध्ययन पद्धति का, जिसके अंतर्गत इन्होंने प्रयोग किया था, अध्ययन किया था, ऐतिहासिकता का अवलोकन किया था, और 158 या अधिक नगर राज्यों के संविधानों का अध्ययन किया था। विभिन्न राज्यों में
क्रांति के अलग अलग कारणों को जब देखा था तो उसी कारण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि क्रांति के इतने इतने कारण हो सकते हैं, उसी को इनके द्वारा बतलाया गया। इसलिए सरकार के स्वरूप में होने वाला कोई भी परिवर्तन क्रांति कहलाता है। यह परिभाषा किसकी है? संविधान के स्वरूप में होने वाला कोई भी परिवर्तन क्रांति कहलाता है। यह परिभाषा भी किसकी है? तो आपको बतलाना है कि यह परिभाषा है किसकी। यह परिभाषा है अरस्तु की। अरस्तु के द्वारा इस बात को कहा गया। हमको अगला सवाल यहाँ पर आता है। अरस्तु के द्वारा नागरिकता में किसको आधार बनाया गया? किसको आधार बनाया गया था? तो पहला है इसमें विधानमंडल या न्यायपालिका की सदस्यता। दूसरा इसमें आया कार्यपालिका एवं न्यायमंडल की सदस्यता। न्यायमंडल की सदस्यता। तीसरा इसमें कहा कि न्यायमंडल के सदस्यता। और चौथा कहा केवल विधान मंडल की सदस्यता। केवल विधान मंडल की सदस्यता। केवल विधानमंडल की सदस्यता। तो इसमें क्या लगाना है? इसका सही उत्तर होगा विधानमंडल या न्यायालय की सदस्यता को यदि ग्रहण करते हैं तो ऐसे लोगों को नागरिकता दी जाए। अरस्तु के द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि उत्तम नागरिक से ही सर्वोत्तम राज्य का निर्माण किया जा सकता है। और इनके द्वारा इसी आधार पर कहा गया था कि यदि किसी को नागरिकता प्राप्त करना है तो आवश्यक है कि वह सक्रिय राजनीति में भाग लेता हो। अगला इसमें सवाल आपके लिए दिया गया कि इसमें सवाल आपको दिया गया और इसमें बतलाने का प्रयास किया गया कि परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला है। यह कथन किसका है? पहला इसमें अल्टरनेट था प्लेटो का। दूसरा इसमें दिया अरस्तु। और तीसरा इसमें दिया गया था मैकियावेली का। और अगला इसमें दिया गया हर्बर्ट स्पेंसर का। क्या लगाना है? परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला है। यह बात प्लेटो तो कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने परिवार को एक घातक संस्था माना है, अरस्तु ने उपयोगी माना है। इसलिए अरस्तु के द्वारा इस बात को कहा गया कि कोई भी बालक है तो उसका माता और पिता पहला शिक्षक होता है और परिवार जीवन की पहली पाठशाला है। इस बात का इनके द्वारा वर्णन किया गया। इसलिए अगर हमको यह सवाल आता है कि परिवार जीवन की पहली पाठशाला है, यह कथन किसका है, तो आपको लगाना है कि यह कथन है अरस्तु का। प्रश्न संख्या
9 के अंतर्गत हम लोग आते हैं। और प्रश्न संख्या 9 में आपको सवाल आया कि अरस्तु ने विवाह के लिए विवाह हेतु स्त्री एवं पुरुष में कितने वर्ष का अंतराल रखा। उत्तर है, इसका उत्तर होगा कितने वर्ष का? 18 वर्ष का। अर्थात यदि स्त्री की आयु 20 वर्ष है तो पुरुष की आयु 38 वर्ष होनी चाहिए। इस बात का इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया था, विवाह को आवश्यक माना था। हमको यह सवाल भी पूछा गया है। सवाल आपको यह पूछा गया कि अरस्तु ने आपने सरकार के वर्गीकरण में राजतंत्र का विकृत शासन किसे माना? तो इसका उत्तर होगा निरंकुश तंत्र। और कहीं कहीं आपको लिखा आता है, इसको समान तंत्र भी कहा गया। निरंकुश तंत्र या समान तंत्र को विकृत रूप माना, जबकि कुलीन तंत्र का विकृत रूप इनके द्वारा माना गया था। वर्ग तंत्र को इनके द्वारा माना गया था विकृत रूप कुलीन तंत्र का, और प्रजातंत्र का विकृत रूप माना गया था भेड़ तंत्र को। तो देखिए, सवालों के टॉप 10 सवालों की श्रृंखला में हमारा 10 सवाल ये था। हम लोग अगले क्लास में भी ऐसे 10 सवालों का अध्ययन करेंगे। हमारा ऑनलाइन बैच लगातार चल रहा है। आज जो नए विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं। नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है, इसलिए यदि उसमें एडमिशन लेने की इच्छुक हैं तो अभी भी उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आप पूरे रेगुलर कोर्स को थॉट्स थ्योरी संविधान जो टीजीटी का पाठ्यक्रम है उसके लिए, तथा अगर पीजीटी में है तो थॉट्स थ्योरी संविधान के साथ साथ तुलनात्मक राजनीति विज्ञान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विस्तृत अध्ययन, विस्तृत पैकेज आप ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट क्लास होगा, जिसमें पीडीएफ नोट्स भी होगा, और इसमें हर टॉपिक वाइज आपका टेस्ट भी हो रहा है। तथा टॉप 10 सवालों की श्रृंखला में हम लोग लगातार इसकी बातें कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी इसमें एडमिशन लेने की इच्छुक हैं, दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, हम लोगों का आज का क्लास यहीं तक था। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।